अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साद। बात करते हैं एफआईए के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। ये कुछ पास्ट पेपर हैं जो कि एफआईए के इंस्पेक्टर लेवल के आए हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपोजिट ऑफ प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन कहते हैं फॉरबिडेंस, मना करना, रोकना। तो इसका अपोजिट होगा अलाउ करना। तो अलाउंस इसका हो सकता है अलाउ करना, या अलाउंस भी हो सकता है। अपोजिट ऑफ स्टेबल, स्टेबल को हम कह सकते हैं बैलेंस, और बैलेंस या स्टेबल का अपोजिट होगा जो कि हिलता है, जिसको हम वोबल भी कह सकते हैं, वोबल। अपोजिट ऑफ सिग्निफाइंग, सिग्निफाइंग जो कि रेलिवेंट भी हो और जो कि इंपॉर्टेंट भी हो, इसका जो अपोजिट कर लें वो इररेलिवेंट हो सकता है। आगे है जी वेंडिटा। वेंडिटा मोस्टली ये आपने सुना होगा कि आप जो पॉलिटिक्स कर रहे हो, ये वेंडिटा पॉलिटिक्स है। वेंडिटा कहते हैं दुश्मनी की, या दुश्मनी की सियासत। वेंडिटा पॉलिटिक्स, दुश्मनी की सियासत। और अगर आप जस्ट इसका मतलब देखोगे वेंडिटा का, तो वो राइवलरी हो जाएगा, दुश्मनी, राइवलरी। ऑप्टिमम, यू नो दैट, आइडियल। वनर, वनरस बोलते हैं जिम्मेदारी, ये हो सकता है कंबरसन, कंबर सम। इसका मोस्ट क्लोजली, मतलब ये सिनोनिम है, तीन ये एंटोनिम है, इसी तरह से पेपर आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव बीन ड्राइविंग डैश। इसमें यह फॉर आएगा, ये सिंस आएगा 3 आवर्स। तो बड़ा सीधा सा फार्मूला है। अगर तो हमें स्टार्ट टाइम का पता हो, स्टार्ट टाइम का पता हो, और स्टार्ट से एस आ जाएगा सिंस। बस अगर हमें ड्यूरेशन का पता हो, कितना ड्यूरेशन है, तो फिर आएगा फॉर। तो इसमें स्टार्ट टाइम का पता नहीं है, बस ड्यूरेशन का पता है कि 3 घंटे हैं, तो हम इसमें फॉर यूज करेंगे। आगे है आर आएगा या विल आएगा। यू नॉट टेकिंग टेस्ट इन इंग्लिश। सो टेकिंग लगा हुआ है आईएनजी फॉर्म में, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आर ही आएगा, जो कि इस एमआर ये पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ही इज एज गुड एज डैश एट प्लेइंग हॉकी। आई, यमाई, यमी। तो अक्सर जब एज गुड एज आ जाए तो एज के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होती है, तो आई आएगा। ही इज एज गुड एज आई एट प्लेइंग हॉकी। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 10। जारा इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हाउएवर। ऑप्शन ए हमारे पास है सारा इज आल्सो हार्ड वर्किंग, बी है सारा इज बिट लेजी। तो हाउएवर हम कहते हैं ताहम, अगर एक जो है वो हार्ड वर्किंग है, ताहम दूसरा वो लिटिल बिट स्लो होगा, तो इसमें हम इसको टिक करेंगे, सारे लिटिल बिट स्लो, ये लिटिल बिट लेजी। वी गॉट लॉस्ट इन वुड्स। हम जो है लकड़ी में फंस गए, क्यों फंस गए? बिकॉज वी फॉरगॉट वे आउट, हमें रास्ता भूल गया था, या बिकॉज वी न्यू आउट वेल, रूट आउट वेल, या हम रास्ते को अच्छे से जानते थे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, जब रास्ता भूलेंगे तो जब रास्ता नहीं याद होगा तो फिर ही भूलेंगे ना उसको, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन 12 की बात करें। आई ऑलवेज गो टू द पार्क, पार्क एंड सिट इन, ऑन या अंडर द शेड ऑफ ट्री। तो साए में, इसको आप मेजोरिटी इन लिखोगे, इन द शेड ऑफ ट्री। आगे आएगा आई शैल विजिट यू डैश समर, इन, ऑन या एट। सो इसमें मोस्ट प्रोबेबली इन ही आएगा, ऑन स्पेसिफिक डेज के साथ आता है। इनटॉलरेंस, टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त, इनटॉलरेंस जो बर्दाश्त ना कर सके। इज अ बैरियर या ट्रांजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये एक बैरियर है उसकी बात को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। क्वेश्चन नंबर 15 है। आवर टीम लीडर इज वेरी वेल नोन। हमारा जो टीम लीडर बहुत मशहूर है, किस वजह से? बेनिफिशियंस वजह से या इंट्रोडक्शन, तो मेहरबानी, बेनिफिशियंस की वजह से मशहूर है। एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड कहते हैं मोती वगैरह, जो कि हमारे कपड़ों के ऊपर अक्सर होते हैं ना, मोती, एम्ब्रॉयडर्ड। अगर हमारे कपड़ों पे एम्ब्रॉयडर्ड है, तो मेटल्स के ऊपर क्या होगा? चेज होगा, स्ट्रेन होगा, ड्रॉ होगा, या कर्व होगा? कर्व तो नहीं हो सकता, ड्रॉ भी नहीं हो सकता, स्ट्रेन वो लाइनें होती हैं, लाइनें भी नहीं हो सकती, तो चेज होगा, हम चेज करेंगे।
वो कहता है कि हॉर्स का क्या होगा अगर हम ट्रेन का बोर्ड करें तो। ट्रेन के ऊपर चढ़ने को कहते हैं, ट्रेन की सवारी को कहते हैं चढ़ना, बोर्ड ऊपर चढ़ना ट्रेन के बोर्ड। और हॉर्स के ऊपर चढ़ने को क्या बोलेंगे? स्टेबल, शू, राइड या माउंट। सो इसमें स्टेबल तो नहीं हो सकता, इसमें शूज भी नहीं हो सकता। राइड कहते हैं घोड़ासवारी करना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो घोड़े के ऊपर चढ़ना ये माउंट होगा। ये हम राइडिंग की बात नहीं कर रहे, सवारी ये दूसरे ऊपर चढ़ने की बात कर रहे, तो ये माउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, अगर मिस्ट की वजह से फोग है तो टाइफोन की वजह, यू नो द फ्लड होगा, टाइफोन की वजह से फ्लड ही आएगा, आपको पता है। यू डैश वर when she insulted Alicia, you dash have stopped her. You were there, आप उधर थे जब अलीशा की इंसल्ट हो रही थी, तो वर आएगा। एंड यू शुड, आप उनको रोकना चाहिए था, यू शुड स्टॉप हर, आपको उन्हें रोकना चाहिए था। आगे आएगा आई डैश क्लीम अप द हिल्स, कैन डू ये हैव, आई कैन मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबिलिटी मॉडल है तो ये हो सकता है। ये इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे खत्म है, 20 एमसीक्यूज। अब हम बात करेंगे कुछ मैथ के पोर्शन की। इन अ डेयरी फार्म 40 काउस, 40 गायें हैं, ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क, जो भूसा है उसके 40 बैग खाती हैं, इन 40 डेज, 40 दिनों में। इन हाउ मेनी डेज विल वन काउ ईट वन बैग ऑफ हस्क, तो कितने दिनों में एक काउ एक बैग हस्क खाएगी? सिंपल सी बात है भाई, सपोज दैट 40 को हैं, 40 बैग हैं और 40 दिन है। अगर एक को होगी वो एक बैग 40 दिन में खाएगी, 40 को 40 दिन में खा रही है, तो एक एक बैग खाएगी 40 दिन में। सिंपल सा आंसर 40 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द क्लास ऑफ 20 बॉयज एंड 28 गर्ल्स व्हाट परसेंटेज ऑफ क्लास आर गर्ल्स? 41.7, 58.3, 48 या 70। बड़ा आसान सा फार्मूला है भाई। टोटल देख लें कितने, 20 और प्लस 28, ये 48 बन जाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज। अब हमने जस्ट गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो गर्ल्स की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? गर्ल्स हैं जी 28 और टोटल कितने हैं जी? 48 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा परसेंटेज के लिए। ओके, सो अगर आप इसको डिवाइड करें 2 के ऊपर तो कितना बनता है? 14, और ये बनेगा 24, और फिर 2 के ऊपर करने 7 और आ जाएगा 12। और अगर फिर हम 2 के ऊपर डिवाइड करिए आएगा 6 और ये आएगा 50, फिर 2 के ऊपर डिवाइड कर दें 3 और ये आएगा 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 7, ये तकरीबन बनेगा 25 चौके 100 और 175, ऐसे ही बनेगा कुछ, आई थिंक सो, यस। डिवाइडेड बाय 3 करें तो ये कितना बनेगा? 5 15, ऐसा ही है, और 2 5 8 24, एक बच गया तो इशारी लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 391, तो 58.3 परसेंटेज के ये ऑप्शन हमारे पास है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो ये ठीक होगा। ए बॉक्स कंटेन 9 रेड बॉल्स, एक बॉक्स उसमें 9 रेड बॉल्स हैं, एंड 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एनी बॉल? तो 9 जो है वो रेड हैं, 2 उसमें व्हाइट हैं, तो क्या उसमें पॉसिबल चांस है कि वो चूज करेगा? तो कोई भी चूज हो सकता है, 9 तो 11, तो 11 में कोई भी चूज सकता है, कट जाएगा, एक आ जाएगा। मतलब एक का मतलब क्या है कि कोई भी बॉल चूज हो सकती है, इसमें मसला नहीं है। मिस्टर रहमान ordered a car worth of RX 6 lakh and was given discount. Given that he paid given that he paid 5,70,000 for his new car, calculate a percent of discount he was received. तो हमने डिस्काउंट निकालना है, ये टोटल प्राइस है और ये हमें डिस्काउंट मिल चुका है। तो 6 लाख में से निकाल दें 5 70 30,000 बच जाएगा, तो 30,000 ये उसको डिस्काउंट मिला है। टोटल प्राइस कितनी थी? 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 सिफर से
और ये 3 सिफर इन 3 सिफर से 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना 6 कितना हो जाएगा 5 5% डिस्काउंट मिलेगा। सम ऑफ द इन्फिनिट सीरीज का हमने सम निकालना है और 1+1/3 1/9 इसको हम सम करेंगे। देखते हैं भाई कैसे सम निकालते हैं। सम का हमारे पास आसान सा फार्मूला है, सम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए होता है जो कि इनिशियल वैल्यू होती है और आर होता है जो कि रेशो होती है। इनमें इनिशियल वैल्यू तो 1 है और रेशो निकाल लेंगे। रेशो 1/3 1/9 1/27। इनमें देखिए 1/3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 27। तो 1/3 ये इनमें कॉमन रेशो है। तो सम निकलेगा हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो हम पहले इसको हल कर लेंगे। ये कैसे हल होगा, इसका जो एलसीएम ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। क्या ऐसा ही आएगा भाई? बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो ये हम सब निकाल लेंगे 1/2/3। ये ऊपर जाके आपस में इस तरह डिवाइड हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये 3 आएगा ओवर 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन मेरे पास है, यस ये हमारे पास ऑप्शन है 3/2। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी कंप्लीट नंबर ऑफ द सीरीज करेंगे। ये हमारे पास कुछ सीरीज है, इसका आगे देखें क्या आएगा 2 6 18 54। नेक्स्ट क्या आएगा? तो अगर हम देखें 2 से 3 ज़रब हो कितना आता है 6, और 6 से 3 ज़रब हो तो 18, 18 से 3 ज़रब हो तो 54, और अगर 54 से 3 ज़रब हो जाए तो 1 हासिल 15 और 1 16 162। ये वाला ऑप्शन हमारे पास है। Laiba is 4 times as old as her 2-year-old brother मंसूर। लाइबा 4 गुना बड़ी है मंसूर से जिसकी एज 2 साल है। How did मंसूर be when he is half of his age of his older sister लाइबा? मंसूर की एज क्या होगी जब वो अपने जो है लाइबा की उम्र को पहुंच। अब लाइबा की उम्र से पैसा पता करेंगे। सपोज दैट 4 गुना है उसकी उम्र 4x, और इसकी एज कितनी है 2, एक्स का 2 आ जाएगा। लाइबा की उम्र कितनी होगी 4 2 8 साल लाइबा की उम्र होगी। अब इसका लाइबा की उम्र का हाफ कर लें, क्यों हमने हाफ निकाल देना। यहाँ पे है भाई हाउ डिड मंसूर देन बी हाफ ऑफ हिज एज, तो इसका 4 आ जाएगा, 4 इसका आंसर होगा। सम ऑफ द फर्स्ट 70 इवन इंटीजर्स इज। तो कभी भी जब सम निकालना हो इवन का तो आसान सा फार्मूला है n इंटू n+1। ये इवन के लिए है, इवन इंटीजर। अगर ऑड इंटीजर वो पूछ ले तो फिर सिंपल से n स्क्वायर आ जाएगा बस। तो हमारे पास इवन है, कैसे निकालेंगे 70 +1, ये 71 बन जाएगा। 70 मल्टीप्लाई 71 इसको करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, करके देख लीजिएगा। आफ्टर स्पेंडिंग 4/9 ऑफ हर मनी, ये उसने अपनी मनी स्पेंड कर ली है 4/9। एक गर्ल लड़की ने हैज लेफ्ट 25 रुपीज, तो उनके पास जो पैसे बचे हैं वो लेफ्ट जो बचे हैं 25 बचे हैं। 4/9 उसने स्पेंड कर लिए, 25 बाकी बचे। वो कहता हाउ मच डिड ही स्पेंड, उसने स्पेंड कितने किए। अब सपोज दैट हम देख लें कि एक लड़की के पास टोटल पैसे हैं वो x हैं, स्पेंड उसने कर लिए हैं -4/9x, ये उसने स्पेंड कर लिए हैं, और जिसके पास बचे हैं वो इज इक्वल टू है जी 25। सो हम पहले इसको हल कर लेंगे। इसमें जो एलसीएम होगा वो 9 आ जाएगा। 9 ये 9 जरूर इधर करेगा 9x माइनस 994x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x/9 इज इक्वल टू 25। सो ये 25 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ये कट जाएगा और ये 5 ज़रब 9 45 आएगा। तो टोटल पैसे उसके पास 45 थे। 45 में से उसके पास जो बाकी बचे हैं वो 25 हैं, तो 45 माइनस 25 कर लें तो 20 रुपए उसने खर्च किए हैं, तो 20 का आंसर आपके पास ठीक होगा। होपफुली क्लियर होगा भाई। There are 12 red, 5 green and 3 blue balls
What is probability of choosing ball that is not blue? सो 15 ओवर 17 70 ये कुछ ऑप्शंस हैं। हमारे पास 12 जो बॉल्स हैं वो रेड हैं, 5 ग्रीन हैं और हमारे पास जस्ट 3 बॉल्स हैं ब्लू हैं। वो कहता है अगर ब्लू को ना कंसिडर किया जाए, दैट इज नॉट अ ब्लू, तो फिर उनके चांसेस क्या होंगे उसको चूज करने में। सो 12 जमा 5 कर दें तो ये हमारे पास 17 बन जाएंगे और टोटल कर लें 17 प्लस 3 तो ये 20, तो 17/20 का चांस होगा उनके चूजिंग का। सो ये हमारे पास ऑप्शन होगा। आगे है जी, हु बॉट ग्रीन रेजोल्यूशन पाकिस्तान। ग्रीन रेजोल्यूशन ये बेसिकली हुई थी एग्रीकल्चर के ऊपर और जिसके ऊपर वो काम किया था वो अयूब खान साहब ने किया था। अयूब खान साहब के दौर में ये काम हुआ था। उन्होंने डॉक्टर नोरमान बोरले फ्रॉम यूएसए इनको बुलाया था एग्रीकल्चर पे काम के ऊपर। सो डॉक्टर नुमान बोरले को फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आगे है जी, वेयर वाज फर्स्ट खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लंदन, लखनऊ या दिल्ली? सो ये दिल्ली में हुई थी और ये हमसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज वो पूछ ले भाई किस सन में हुई थी, तो 1919 में हुई थी और इसको हेड कौन कर रहा था? मोहम्मद अली जौहर साहब कर रहे थे। इस खिलाफत को हेड कर रहे थे। आगे है जी, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो मसला है इंडिया के साथ वो किस चीज के ऊपर है? एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर है? नहीं। बाबरी मस्जिद के ऊपर है? नहीं। सर ग्रीक के ऊपर है। सर ग्रीक क्या है? सर ग्रीक बेसिकली ये एक सिंध का इलाका है जिसको रन ऑफ क्राउड में भी कहते हैं। रन ऑफ क्राउड है, रन ऑफ कर्क है, रन ऑफ कर्च, रन ऑफ कर्च ये एक प्लेस का नाम है सिंध का। वहां पे तकरीबन जो इनकी लेंथ है वो 96 किलोमीटर है। वो एक इलाका है जो डिस्प्यूटेड है। वो तकरीबन इस तरह से इलाका है, इस तरह से। पाकिस्तान कहता है ये भाई ये हमारी पोजीशन है, इंडिया कहता है ये हमारी पोजीशन है। तो वो तकरीबन 96 किलोमीटर का जहाँ पे मसला है इनका। आगे है जी, शेक्सपियरियन पार्क इज सिचुएटेड एज पिशावर, लाहौर। सो ये इस्लामाबाद में है शेक्सपियरियन पार्क। हु वाज सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान? एक होता है मार्शल लॉ लगाना, एक होता है सिविल मार्शल लॉ लगाना। जो सिविल मार्शल लॉ लगाया था वो सिविल बंदा होता है, वो मिलिट्री का बंदा नहीं होता। सो मिलिट्री का बंदा ये था, सिविल का था Z.A. भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। ये जब 1971 की बात है, जब हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने फिर मार्शल लॉ लगाया था जुल्फकार अली भुट्टो ने 71 में। सो अगर हमसे सिविल मार्शल लॉ पूछेगा तो फिर जुल्फकार अली भुट्टो होगा। आगे बात करते हैं एच नेम। टाइम कम है सो हम थोड़ा जल्दी इसको लेके चलेंगे। एच नेम समिट डरबन 1998 ड्यूरिंग इशू वाज डिस्कस कंसर्निंग पाकिस्तान। तो 1998 में जो ये सरमन हुआ था इसमें जो डिस्कस हो रहा था वो क्या, वो पाकिस्तान के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में था, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में था, कश्मीर इशू था, ये पेमेंट ऑफ लोन था। तो ये कश्मीर इशू के बारे में वहां पे डिस्कस हुआ था। आगे हाजी, द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान टुक सेंसस कहते हैं मर्दमशुमारी, मर्दमशुमारी। ये जो है वो पहली दफा कब हुई थी? 1951 में हुई थी। अगर वो हमसे वो पूछ रहे टोटल कितनी दफा हुई थी, तो टोटल 5 दफा हुई है। अच्छा, अगर वो पूछे कि रिसेंट कब हुई है, तो रिसेंट 2023 में मर्दमशुमारी हुई है। टोटल पाकिस्तान की 5 दफा हुई है और फर्स्ट 1951 में हुई है। और जो अदारा इसको करवाता है वो पाकिस्तान का PBS अदारे का नाम है। 38 को देखें, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन? शंघाई जो कॉर्पोरेशन है इसको आप ये भी कह सकते हैं SCO। जब पाकिस्तान इसका फुल मेंबर बना था तो 9 जून 2017 था। अब इस अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर्स के कितने हैं जी? 10 टोटल मेंबर्स हैं। नेम ऑफ बंगाल, हु वाज defeated by Lord Clive in the Battle of Plassey?
बैटल ऑफ प्लासी हुई कब थी? बैटल ऑफ प्लासी आई थिंक सो 1757 में हुई थी, और जो लॉर्ड क्लाइव था, इन्होंने सिराजुद्दीन दौला को शिकस्त दी थी, जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे। Where did the जिला वाला बाग हैपन? ये एक अमेरिकी हैपन हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था। ये बेसिकली हुआ था जी हमारे पास अमृतसर में, इंडिया में, 13 अप्रैल 1919 को। ये एक रोलेट था, रोलेट के खिलाफ हुआ था, जो रोलेट बनाया गया था उसके खिलाफ ये था, तो वहां पे ये फायरिंग वगैरह भी हुई थी, इंसिडेंट वहां पे बना था। प्रोडा स्टैंड फॉर पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट या डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। ये हमारे पास जस्ट है पब्लिक रिप्रेजेंटेड एक्ट। ये आई थिंक सो कैन बी रॉन्ग 1949 में हुआ, जितना मुझे याद है, और इसको पास किया था लियाकत अली खान साहब ने। आई थिंक सो इसका जो है वो नुकसान बहुत हुआ था। मैं कहता हूं कि ए के फजलुल हक जैसे लोग, इतने बड़े लोग, उनको भी इसके इसके खिलाफ सजाएं मिली थी, इस प्रोडा एक्ट के खिलाफ। आगे देखें जी 42 नंबर, सेमन रिपोर्ट वाज यूनानिमसली कमेंडेड। जो एक साइमन की रिपोर्ट थी, वो यूनानिमसली कमेंड की थी, खत्म करने की दरख्वास्त की थी। वो किसने की थी? मुस्लिम्स ने की थी, हिंदुओं ने की थी, इंडियंस ने की थी, या पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ये जो है वो सिनेमस रिपोर्ट ये ब्रिटिश ने की था, तो इनके जो कमेंट किया था वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द इंडिया था। हु लेड साइमर डिस्ट्रीब्यूशन? इसको लेड कौन कर रहा था? सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, ये सर आगा कर रहे थे। तो सर आगा इसको 3 कर रहे थे। अच्छा, समटाइम ये भी पूरा सर आगा 1, आगा 2, आगा 3, आगा 3 कर रहे थे। टोटल मेंबर्स 35 थे, जाके जो इस डिस्प्यूट के बारे में मिले थे लॉर्ड मिंटो को 1906 में। What was desired age of becoming a president in the Constitution of 1956? हमारा जो पहला आइन है, you know that पहला आइन ये है, दूसरा आइन 1962 है, तीसरा आइन 1973। हमारे 3 आइन है। वो जो अभी करंट का आइन चल रहा है वो 1973 का आइन है। उसमें तरामीम ये कर लेते हैं और उसी को चलाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो होगा, सदर होगा, उसकी क्या एज थी 96 के आइन में? तो 40 थी। 40 की एज से अबव होगा वो सदर बनेगा। और जो अभी करंट का आइन चल रहा है 73 का, इसमें 45 है। इसमें तरमीम करूँ 45 कर दिया कि 45 से प्लस वाला वो जो है वो हमें बनेगा। बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिजाइंड बाय। इस्लामाबाद की बिल्डिंग हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की, वो किसने डिजाइन की थी? किस जो आर्किटेक्टर था वो अमेरिकन था, टर्किश था, ये जापानीज था? तो जापानीज था भाई। और उसका जो नेम था टैंग, उसका नाम था टैंग। आगे देखिए, वेयर वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड? ये जिना पाक में हुई थी या ये मिंटो पाक लाहौर में हुई थी? ये मिंटो पाक लाहौर में रेजोल्यूशन हुई थी। और ये किस डेट को हुई थी? 23 मार्च 1940 में। और जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ए क्यू फजलुल हक थे, ए क्यू फजलुल हक साहिब इसको कर रहे थे रीजन। अब जो मिंटो पार्क यहाँ पे अभी पाकिस्तान में मौजूद है, मीनार पाकिस्तान भी है, और इस रेवोल्यूशन का दूसरा नाम भी अगर को पूछ सकता है वो पाकिस्तान रेवोल्यूशन भी है और लाहौर रेवोल्यूशन भी है। आगे FIA जो दारा FIA बना था 1974 में, वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पाकिस्तान बाय। किसने एस्टेब्लिश किया था? ज़ियाउल हक ने किया था या जेड भुट्टो ने किया था, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने? तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का कारनामा था। उन्होंने कहा था कि जो ऐसे क्राइम्स हैं, जो बड़े क्राइम्स, और जो उनको अदारे देखेंगे पासपोर्ट का, क्रिमिनल्स का, इन सब को वो उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेट FIA करेगा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 में ये बना था, और ये जो उसका साइन हुआ था वो 1975 में हुआ था। अगर आपसे डेट पूछ ले कब बना था, तो ये हमने पहले बात कर ली, 1974 में बना था। अच्छा जी, आगे बात करें। How many Muslim seats were won by Muslim League in 1947 presidential elections? तो जो इलेक्शंस हुए थे उनमें 425 सीटें जीती थी। और अगर हम बड़ी सीटों की बात करें, लेजिस्लेटिव बोलते हैं, इसको मैं सिंपल लिख दूं, लॉ मेकिंग बॉडीज। तो ये जो बड़े इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव्स, इसमें 102 सीटें थी और इसमें से 30 सीटें जीती थी हमारे पास मुस्लिम लीग ने।
अच्छा, अगर वो इन पूछ ले कि 425 टोटल सीटें जितनी पंजाब में कितनी जीती थी, तो इन 425 में से 75 सीटें पंजाब में थी। आगे देखें जी, किस्सा सोनी वहीवाल वाज रिटन बाय वारिस शाह, मियां मोहम्मद बख्श, या फजल शाह, या शाह हुसैन। तो फजल शाह ने लिखा था किस्सा सोनी महिवाल। जो हमारे पास ये वारिस शाह हैं, इन्होंने हीर रांझा लिखा था, और जो हमारे पास मियां मोहम्मद बख्श हैं, इन्होंने सैफुल मुलूक के बारे में लिखा था, और हाशिम शाह ने सस्सी पुन्नू, ये बहुत मशहूर है, हाशिम शाह ने लिखा था सस्सी पुन्नू का किस्सा। सो अक्सर वो इन तीनों चारों से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे है जी, विच रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी हैज रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ द निशान हैदर। जो मिलिट्री का जितने भी हमारे पास अवार्ड्स हैं, उनसे सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? निशान हैदर। और सबसे ज्यादा किस रेजिमेंट को मिले हैं? पंजाब को मिले हैं, सिंध को मिले हैं, केपीके को मिले हैं, या बलूचिस्तान को मिले हैं? तो हमारे पास सबसे ज्यादा पंजाब रेजिमेंट को मिले हैं। अभी तक जो निशान हैदर मिल चुके हैं वो 11 है, और उन 11 में 5 जो हैं वो पंजाब रेजिमेंट के पास हैं। अगर हम हमसे ये पूछ ले कि आखिरी जो है वो निशान हैदर किसको मिला, तो वो आई थिंक सो 1999 जो कारगिल की वॉर हुई थी हमारी, 1999, उसमें हवालदार लाली जान को मिला था, और कर्नल शेर खान, ये दो बंदों को लास्ट में मिला था। आगे K2 जो है ये दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बुलंद चोटी है। बहुत सारे एमसीक्यूज में इसी के वाले से बता दूंगा। K2 दुनिया की दूसरे नंबर बुलंद चोटी है, पाकिस्तान की पहले नंबर बुलंद चोटी है। इसकी जो लेंथ है वो 86.111 मीटर है। और अगर हम बात करें ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? वो नेपाल के इलाके में है, और उसकी जो बुलंदी क्या है वो 8848 है। और अब अगर K2 की बात करें, ये कौन सी माउंटेन रेंजेस में है, तो ये कराकोरम रेंजेस में है, जो कि चाइना से कनेक्ट करती हैं। और ये जो माउंट एवरेस्ट, ये हिमालयंस की रेंजेस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द पार्ट ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स एस है, एस से साउथ अफ्रीका बनता है, तो ये ना इटली है ना कनाडा है, तो साउथ अफ्रीका इसमें बेस्ट ऑप्शन है। 53, the headquarter of Commonwealth is situated in London, न्यूयॉर्क और मॉस्टल, तो ये लंदन में है। और जो कंट्री टोटल है वो 56 है। कॉमनवेल्थ कहते हैं वो कंट्रीज जिनके ऊपर कभी न कभी ब्रिटिश ने रूल किया होता है, तो वो 56 है। Who was first जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएन? यूनाइटेड नेशन का जो पहला जो है वो जनरल सेक्रेटरी था, वो क्या था? ट्रेव ली था, ट्रेगवी था। ये हमारे पास उनका पहला जो जनरल था। अब यूएन ये फाउंड कब हुई है? इन 1945 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वाशिंगटन डीसी यूएसए। आगे, हु वाज लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान? सो ये हमारे पास है रूहुल्ला रूहानी, सॉरी हुमायूनी एंड मोहम्मद जाहिर शाह। तो मोहम्मद जाहिर शाह लास्ट था। और लॉन्गेस्ट इसका सर्विंग था, 40 साल इसने हुकूमत की थी। ये तकरीबन 1973 तक था, 1933 से लेकर 1973 तक इसका रूल था। आगे, हु वाज ऑथर ऑफ बुक वॉर एंड पीस? ये बहुत मशहूर है। लियो टॉल्स्टॉय पढ़ेंगे, टॉल्स्टॉय। ये वॉर एंड पीस का जो है वो हमारे पास करेक्टर था। कैपिटल ऑफ पेरू, यू नो दैट पेरू का लीमा ही है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वाज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज जब मिला था इनको, ये मिला था जब उन्होंने चैरिटी वगैरह के कामों में था, जब वो हम लोगों की जो हेल्प करते थे, एक इदारा था उनकी तरफ से, 2006 में। हु वाज डिक्टेटर ऑफ जर्मनी फ्रॉम 1933 टू 1945? बहुत मशहूर है भाई, अल्लाह बेड़ा गर्क करेगा एडॉल्फ हिटलर का, तो यही था वो। यू नो दैट 1939 से लेकर 1945 तक जंग वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। तो इसमें 45 तक यही था एडॉल्फ हिटलर। फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जब ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई थी 1924 में हुई थी। आगे बात करें भाई तो 61 है। 4 days वॉर ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉज स्टार्टेड। 4 दिन की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ, वो कब शुरू हुई थी? 8 मई 2025 को, 9 मई 2025 को, या 7 मई 2025 को? अच्छा, एक है हमारे पास 4 दिन की जो जंग है, वो हमें स्टार्ट हुई थी 9 मई को, सॉरी 7 मई को, 7 मई 2025, और खत्म हुई थी 10 मई। ये करंट अफेयर का सवाल है, 2025।
इन्होंने जो इंडिया ने किया था वो ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो संदूर किया था, और पाकिस्तान ने बुनियाद महसूस किया था, और जिस वजह से हुई थी इसका भी रीजन कश्मीर था, इसकी वो बैकएंड पे कश्मीर था। अभी तक जो हमारी इंडिया से टोटल वॉर हो चुकी हैं वो 5 हैं, अभी तक 5 हैं। पहली कब हुई थी? 1948 में, फिर 1965 में, फिर हमारे पास 1971 में, फिर 1999 में कारगिल की, फिर अभी 2025 में। ये 5 जंगें अभी तक हमारी हो चुकी हैं। एक जंग ये थी, ये बांग्लादेश की वजह से, बाकी जितनी भी जंगें ये कश्मीर की वजह से हुई हैं। ये भी वो पूछ सकते बाकी जंग किस वजह से हुई हैं। तो ये 25 वाली जंग भी कश्मीर की वजह से ही था। तो ये हमला हुआ था कश्मीर में हुआ था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि 17 डेज वॉर वो कौन सी है? तो 17 डेज वॉर जो हमारे पास है वो 6 सितंबर 1965 की जंग है, और ये खत्म हुई थी 23 सितंबर 1965। तो ये 17 डेज वॉर चली थी। तो ये भी 17 डेज वॉर से हमें इसकी तरफ इशारा होगा। आगे है जी, अज़ाखेल ड्राई पोर्ट इज लोकेटेड। तो एक होता है ड्राई पोर्ट और एक होता है सी पोर्ट। सी पोर्ट लगता है सी के साथ। पाकिस्तान का नक्शा कुछ इस तरह से है, आई कैन बी रॉन्ग। सो ये जो इलाका है ये पंजाब का, सॉरी सिंध का इलाका बनता है, ये वाला ये पंजाब का बनता है, ये केपीकी का इलाका बनता है, और ये बलोचिस्तान का इलाका बनता है। इस साइड पे पानी है, तो जो मेजोरिटी सी पोर्ट होंगे, सी पोर्ट वो इसी साइड पे होगी, ये सिंध वाली साइड पे या बलोचिस्तान वाली साइड पे। सो ड्राई पोर्ट कहते हैं जो कि खुश्क हो, तो इधर भी हो सकते इधर भी, इधर भी है। अगर आपने एक सूबे से दूसरे पे जाना तो आप ड्राई पोर्ट से कनेक्ट होंगे। अगर आपने एक सपोज दैट केपीके से कुछ चीज या पंजाब से कुछ चीज पहुंचानी है अमेरिका में, फिर आप सी पोर्ट से लाके उसको आगे भेज देंगे, ठीक है। तो जो अज़ाखेल की सी पोर्ट है वो कहाँ पे है? लाहौर में, नौशहरा में या कोयटा में? तो ये नौशहरा में है जी, ड्राई पोर्ट अज़ाखेल की। होपफुली क्लियर होगा। हाउ हु गेव बेसिक डेमोक्रेसी? आप पढ़ो भाई, आप अपना काम करो। हु गेव बेसिक डेमोक्रेसी? किसने दी बेसिक डेमोक्रेसी? किसने दी थी? अयूब खान साहब ने दी थी। किसने दी थी? अयूब खान साहब ने दी थी। अयूब खान साहब ने 1959 को दी थी। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? कहा था कि ये हमारी जो अवाम है ना, ये जाहिल है, हमारी अवाम जाहिल है, इनको पता नहीं वोट किसको देना है। तो अब लोग मुंतखब करें, अवाम उनको मुंतखब करे, और फिर वो लोग आगे से मुंतखब करें पीएम को या जिनको भी आगे करना है, ठीक। सो हु गेव बेसिक डेमोक्रेसी? किसे दी थी? अयूब खान साहब ने। कब दी थी? 1959 को। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, आर्टिकल 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। जो हमारे आइन है ना, आइन, उसमें जो 9A है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। अच्छा, कुछ और भी आइन हैं, जैसे 9th आइन है वो राइट ऑफ लाइफ के बारे में, 10th ए है वो राइट ऑफ फेयर ट्रायल के बारे में, अगर 6A खाने बंदे में 6A लग गया, संगीन नताइज। अच्छा, 25 एजुकेशन के बारे में और 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। अच्छा जी, शिमला डेलीगेशन। शिमला डेलीगेशन का पता किसी को? शिमला डेलीगेशन ये सर आगा खान साहब थे। सर आगा खान वो 1905 में जाके लॉर्ड मिंटो से मिले थे। किससे मिले थे? लॉर्ड मिंटो से मिले थे। जो उनके पास वफद था, जिन लोगों के साथ गए थे, वो कितने लोग थे? 35। कितने लोग थे? 35। उनसे जाके मिले थे। इनको सर आगा सोम भी कहते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है जी शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, और एक है जी शिमला एग्रीमेंट। क्या है जी? शिमला एग्रीमेंट ये हुआ था 1972। बस 3 पॉइंट जेन में हो। शिमला डेलीगेशन को शिमला डेपुटेशन भी बोलते हैं। ये हुई था 1905 में, लॉर्ड मिंटो से मिले थे सर आगा खान थी। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, और शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। अच्छा, आगे जी, बाबा फरीद गंज शकर ये किस ऑर्डर से हैं? मतलब चिश्ती हैं, कौन है बाबा फरीद? किस ऑर्डर? चिश्ती हैं, कादरी हैं, सोरवर्दी हैं? बताओ।
हम्म, यस, बाबा फरीद चिश्ती हैं। अब इनके उस्ताद कौन थे? हम्म, एक लफ्ज याद रखो, लफ्ज याद रखो, एम क्यू एफ एन ए। एम क्यू, एम क्यू एफ एन ए। एम से बनता है मोइनुद्दीन। क्या बनता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिला के बानी थे। उनको बनाने वाले बानी जो है ना, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन है। अच्छा, आगे है क्यू। क्यू से क्या बनता है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या बनता है जी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आगे है जी फे, फरीदुद्दीन गंज शकर। क्या बनता है भाई? फरीदुद्दीन या फरीद गंज शकर भी हम इसको लिख देते हैं। आगे है जी एन, निजामुद्दीन औलिया। क्या बनता है भाई? निजामुद्दीन औलिया। और आगे है ए, अमीर खुसरू। अमीर, ये है भाई एक चेन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से के जो शागिर्द थे वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो शागिर्द थे वो बाबा फरीद गंजशकर थे। जो इनके शागिर्द थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, और इनके शागिर्द कौन थे? अमीर खुसरो। अब ये कैसे याद होगा? एम क्यू एफ एन ए। सिर्फ याद रखो एम क्यू एफ एन ए, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है जी? ख्वाजा निजामुद्दीन ये दुनिया से कब गए थे भाई? अच्छा, ख्वाजा सबसे पहले तो आपका सवाल होगा ये ख्वाजा निजामुद्दीन है कौन? पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल है ये। पहला कौन था? कायद आजम। कौन था? कायद आजम को जाने के बाद सेकंड जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? गवर्नर जनरल कौन है भाई? ख्वाजा निजामुद्दीन। ये 1948 से लेके 1951 तक रहे हैं। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? लियाकत अली खान। कौन है? ये ख्वाजा निजामुद्दीन ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी हैं। जब जैसे ही लियाकत अली खान दुनिया से गए तो इनको कहा गया भाई आप ये सीट छोड़ दें और आप पीएम बन जाए। तो फिर ये 1951 को पीएम बन गए, 1953 तक। पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल भी है, पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी है, और ये फोर्थ हुए थे वो 1964 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ठीक, पता लग गया निजामुद्दीन साहब कौन है? अच्छा, आगे। फर्स्ट वुमेन, पहली औरत रूल्ड इन इंडिया, जिसने इंडिया में रूल किया था, वो कौन थी? फर्स्ट वुमेन दैट रूल इन इंडिया, वो थी रजिया सुल्ताना। यहां पे लिखते भाई, क्या था नाम उनका? रजिया सुल्ताना। ये 1236 से लेके 1240 तक इनका दौर था, 4 साल। इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। सुल्तनत सुल्तनत गुलामा उसमें ये थी, स्लेव डायनेस्टी में उनकी एक रूलर थी, और इसका मेरे ख्याल में भाई था जिसने इसको बाद में कत्ल कर दिया था, भाई ने चौकती थी। अच्छा अच्छा, यहां तक कुछ समझ आई? अच्छा, पहली कौन सी औरत थी जिसने इंडिया के ऊपर जो है वो रूल किया था? रजिया सुल्ताना। अच्छा जी, बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी? बादशाही मस्जिद
ये बनाई थी औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब आलमगीर। कब बनाई थी? 1673, 1673 में। अच्छा, अब ये मुगल बादशाह था। क्या था? अब मुगल बादशाह कौन कौन से थे? नहीं पता कौन कौन से। आसान सा फार्मूला, बाग सा, ये याद कर लो बस, बाग सा याद हो गया, मुगल बादशाह याद हो गए। कैसे? बी से, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, और एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। सही है। अच्छा, इनका दौर कब तक रहा था? 1526 से लेके 1707 तक। सही है। ये दौर रहा था अभी मुगलों का। सही। जिसमें सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने 1673 में बादशाही मस्जिद जो है वो बनवाई थी। ठीक। आगे, साउथर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान माउंटेन रेंज किरथार, जो साउथर्न एरिया है वो उसका नाम क्या है? किरथार। और जिसमें हाईएस्ट पीक है उसका नाम है जरदाक। क्या नाम है भाई? जरदाक। ये है हाईएस्ट पीक। इस किरथार रेंज की सबसे बुलंद चोटी है। वैसे पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है वो केटू है। उसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। और दुनिया की जो माउंट एवरेस्ट है वो तकरीबन 8848 तक है दुनिया की। ये नेपाल, सॉरी, ये पाकिस्तान में है और ये नेपाल में है। ठीक है। और ये जो केटू है ये कोरकोरम कोरकोरम उसको कहेंगे, जो उनकी रेंजेस है। और इसकी रेंजेस हिमालय रेंजेस में आती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। यहां तक क्लियर है भाई? अच्छा, आगे सवाल। लॉर्ड लिंथग्रो, लॉर्ड लिथ लॉर्ड लिथग्रो, इसको कोई जानते हैं कौन था? ये वॉसराय था इंडिया का। क्या था? वॉसराय। 1936 से लेके 1943 तक ये वॉसराय रहा है। और इसी के दौर के अंदर एक ऑर्डर था अगस्त, वो तकरीबन 940 में हुआ था, वो भी इसमें पेश हुआ था। लॉन्गेस्ट टेन्योर इसका था, लॉन्गेस्ट टेन्योर। सबसे जितने भी बादशाह गुजरे हैं इंडिया में सबसे ज्यादा टेन्योर इसका रहा है। ये चेंज इसलिए नहीं हुआ कि यू नो दैट 1939 में वैसे जंग लग गई थी वर्ल्ड वॉर 2, 1945 तक, तो जंग के वजह से चेंज ही नहीं किया। लॉन्गेस्ट टेन्योर इसका रहा। फायदा चुकले। पीएम ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान का पीएम कौन था? लियाकत खान साहब, हमने पहले बात की। दूसरा ख्वाजा निजामुद्दीन, ये भी हमने बात की। तीसरा मोहम्मद अली बोगरा। चौथा चौधरी मोहम्मद अली। और पांचवा हुसैन शहीद सोहरवर्दी। और छठा आई चंडीगढ़। ये रह चुके हैं। अक्सर सवाल आता है 12 सितंबर 1956 को पीएम कौन था? 12 सितंबर 1956 कौन था पीएम? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। क्या था? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। यह सोहरवर्दी है। ठीक। अच्छा जी, कुछ यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। 1959 में किया था डी आइजन ने, फिर जॉनसन ने किया था 1967 में, फिर निक्सन ने किया था 1969 में, फिर बिल क्लिंटन ने किया था 2000 में, फिर बुश जूनियर ने किया था 2006 में। नहीं, उसके बाद नहीं है। चलिए, इसमें थोड़ा सी एक दो चीजें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, उसको देखते हैं। वो आपको बड़ा मजा आएगा, स्वाद आएगा, स्वाद आएगा। हमने बोला 5 प्रेसिडेंट है अमेरिका के।
सिर्फ 5 जो अभी तक पाकिस्तान आ चुके हैं, 5। ठीक है, पहला क्या क्या बात की, डीडी डीडी आइसन, डीडी आइजन, ये आया था 1959 को। ठीक है, फिर आया जॉनसन, क्या आया भाई, जॉनसन, ये आए थे 1967 को। कब, 1967। फिर तीसरा इनका आया था निक्सन, निक्सन आया था 1969 को। कौन आया था भाई, निक्सन। अच्छा, निक्सन के बाद आया था बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन ही था, ये आया था 2000 में। फिर आया था जी बुश जूनियर, बुश जूनियर 2006 में। अमेरिका कहेगा कि हम जो है हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, जमहूरियत को, मिलिट्री को पसंद नहीं करते। मिलिट्री जो राज ना मार्शल लॉ लग गया, मिलिट्री मिलिट्री होगी। आपने तो राज मिलिट्री देखा नहीं, मैं आप नहीं देखा। सो ये जब भी पाकिस्तान आए हैं उस वक्त मिलिट्री राज था, मार्शल लॉ लगा हुआ, जब भी आए हैं। ये जो डीडी आइजन आया था इस वक्त भी मिलिट्री राज था 1959 में। जॉनसन था 1966 में, तब भी मिलिट्री राज था, मार्शल लॉ लगा था। निक्सन 1969 में आया था, तब भी मार्शल लॉ था। और बिल क्लिंटन आया था तब भी मार्शल लॉ, और बुश तब भी। इनको मार्शल लॉ पसंद है, तो वहां पे बंदा, एक बंदा होता है पूरे मुल्क का, उसको बनाना थोड़ा सा आसान होता, कोई भी काम करवा ले। अच्छा जी, चश्मा बराज कहां पे है, को बताएगा चश्मा बराज कहां पे है, चश्मा बराज कहां पे है, पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान में कहां पे है, ये है मियां वाली में। कहां पे है, मियां वाली में। क्या भाई, चश्मा बराज। अच्छा, जेहलम, दरिया जेहलम है, उसके ऊपर एक बराज, उसका नाम है रसूल बराज। और इंडस रिवर जो है इसके ऊपर है तोसा, तोसा बराज, गुड्डू बराज या सखर बराज, जो किसके ऊपर है, इंडस के ऊपर। ऑफिशियल मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का असल जो मोटो टैगलाइन वो क्या है, ईमान, क्या है, ईमान, इत्तेहाद, ईमान, इत्तेहाद और जहाद फी सबीलिल्लाह। इंग्लिश में बोलेंगे फेथ, पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर द अल्लाह या इन द नेम ऑफ गॉड। ये है जिनका मोटो, ईमान, इत्तेहाद और स्ट्रगल इन द, ईमान, जहाद और, ईमान सबसे पहले, दूसरा इत्तेहाद, तीसरा जहाद, अल्लाह के रास्ते में जहाद। अच्छा जी, सल्तनत कितनी गुजर चुकी है, सल्तनतें, यू नो दैट, सल्तनत कितनी, एक तो सल्तनत पूरी, एक होती बादशाहत, सल्तनत कितनी गुजर चुकी है, 4, तुक्का बता, तुक्का सही लगा नहीं दे रहा। और मुगल कब आए थे, 1526 से लेके 1707 तक, तो उनसे पहले सारे क्या थे, उनसे सारे पहले क्या थे, सुल्तनत थी ना, डायनेस्टी को बोलते हैं, डायनेस्टी। अच्छा, डायनेस्टी याद कैसे करेंगे, एस के टी एस एल, एस के टी एस एल। सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी, क्या था भाई, स्लेव, रजिया सुल्ताना जो थी ना उसी डायनेस्टी से थी। स्लेव डायनेस्टी की जो हुकूमत थी वो 1200 आई थिंक 6 से लेके 1290 तक थी, 1206 से लेकर 1290, और रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक। स्लेव डायनेस्टी जब खत्म हुई है, स्लेव डायनेस्टी से जो कब्जा किया था वो किया था खिलजी ने, वो खिलजी, एक फिल्म भी है खिलजी, देखिए। सो खिलजी
इन्होंने खिलजियों ने कब्जा किया था स्लेव डायनेस्टी पे। इन्होंने हुकूमत की थी 1290 से लेके 1320 तक। कब तक की थी? 1320, 30 साल तकरीबन। खिलजियों से हुकूमत जो छीनी थी वो थी तुगलक। किसने? तुगलक ने इनसे छीनी थी। इन्होंने हुकूमत की थी 1320 से लेके 1414 तक, तकरीबन 100 साल। तुगलकों से आगे छीनी सैयदों ने। किन्होंने? सैयद डायनेस्टी ने। इन्होंने हुकूमत की थी 1414 से लेके 1451 तक, 51 तक, तकरीबन कोई 30 36 साल, 37 साल। इनसे आगे छीनी थी हुकूमत लोधियों ने। किन्होंने? लोधियों ने 1451 से लेके 1523 तक, 26 तक, 26 तक हुकूमत की थी लोधियों ने। अब इन 26 के बाद 1526 के बाद मुगल आ गए थे। 1707 तक बादशाह का निजाम चला था। बादशाह तो किंग आके बन गया था ना बाबर, मैं किंग। सो ये सुल्तानें गुजर चुकी हैं। स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, सैयद और लोधी। याद कैसे करना है? SKTSL। समझ आ गई भाई? कुछ ना कुछ पहले पढ़ा कि पहले वाला भी गया? बड़ा